हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने पिछली कक्षा में वैदिक सभ्यता का विभिन्न आपने अध्ययन किया है और उसी क्रम में आज हम राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। आपने देखा था कि किस प्रकार ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसमें एक राजा होता था और वह कबीले का, जन का प्रमुख होता था और वहाँ के जो राजनीतिक ढांचा था वह जनों में विभक्त था। छोटे छोटे जन कबीले में कबीला बनाए थे और वही जो है शासन व्यवस्था में राजा का योगदान देते थे, शासन व्यवस्था में राजा का सहयोग करते थे और इसके अलावा वह राजा को बनाने में भी योगदान देते थे। इसके अलावा वह राजा के साथ युद्ध का भी नेतृत्व, युद्ध में शामिल होते थे, युद्ध में भाग लेते थे। तो इस प्रकार हमने देखा था। वहाँ की कर व्यवस्था भी आपको जानी है। तो वैसे ऋग्वैदिक कालीन में कोई कर व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोग राजा को स्वेच्छा से अपना उपहार देते थे, जिसकी जो इच्छा थी, और उसे बलि बोलते थे। क्या बोलते थे? बलि बोलते थे, बलि। तो आपको यह जानना जरूरी है कि जो ऋग्वैदिक काल की कर व्यवस्था थी उसमें कोई कर व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसकी आय का स्रोत यही था कि जो लोग अपने आप से जो उपहार स्वेच्छा से भेंट करते थे राजा को, वही क्या होता था? बलि कहलाता था और वही ऋग्वैदिक कालीन की आय का स्रोत था। तो अब हम उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसी क्रम में। उत्तर वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में आप सर्वप्रथम यह जानना आपको जरूरी है कि इसमें जब ऋग्वैदिक काल था तो वह समाज कैसा विभाजन था? जनों में विभक्त था, कबीलों में विभक्त था, कबीलाई समाज था। अब क्या हो गया? सारे जन मिलकर क्या हो गए? एक राज्य का निर्माण करते हैं और एक जनपद हो गए। मतलब जन से जनपद में विकास हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो सर्वप्रथम क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में? जन का जनपद में विकास या निर्माण। जन क्या हो गए? अब जनपद हो गए। जो छोटे छोटे जन थे, यानी कि आपने जो पढ़े थे पुरु, अनु, यदु, तुर्वस और द्रुह, ये 5 जनपद थे, पंचजन्य जिन्हें बोलते थे, जो कि जनों में विभक्त थे और यही कबीलों का निर्माण करते थे। सब यह प्रमुख जन थे, 5 प्रमुख जन थे। इनका अब विलोपन हो गया और इन्होंने मिलकर किसका निर्माण किया? जनपद का निर्माण किया और इस प्रकार से एक राज्य की संकल्पना हमारे उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गई। चूँकि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि अब जन का विलोप हो गया या जन का लोपन हो गया और अब एक राज्य का निर्माण हो गया। विशाल
जनों के समूह राज्य बन गए, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक बड़े विशाल राज्य की स्थापना हुई तो फिर क्या होगा, राजा की जो अधिकार होंगे तो वह क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले वह कबीलों का नेतृत्व करता था, कबीलों का नेता था, अब वह किसका नेतृत्व करने लगा, राज्य का नेतृत्व करने लगा। और वह फिर जब बड़े राज्य का नेतृत्व करने लगा तो उसकी उपाधियां भी बड़ी हो गए, उसकी अधिकार क्षेत्र भी बड़ा हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि राजा ने क्या क्या उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी। तो जन का जनपद में निर्माण हो गया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि राजा, राजन, जो कि वह ऋग्वैदिक काल में राजन कहलाता था, अब वह क्या कहलाने लगा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वह सम्राट, सम्राट और सम्राट के अलावा सम्राट, एकराट, स्वराट, स्वराट, विराट जैसी उपाधियां धारण करने लगा। तो राजन जो है वह क्या हुआ, सम्राट, एकराट, स्वराट, विराट जैसी उपाधियां, भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगा। और उसने दैवीय निरंकुशता, दैवीय निरंकुशता के गुण विद्यमान हो गए। इसके अलावा राजन जो है, राजन पे जो सभा और समितियां थी उसका नियंत्रण क्या हुआ, कमजोर पड़ गया। सभा और समितियों का नियंत्रण कमजोर हो गया, कमजोर। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई, कमजोर हो गया लेकिन इनका स्थान अभी भी कायम था और यह अपना कार्य कर रहे थे। क्योंकि अगर हम उससे ऋग्वैदिक काल से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ा इनका महत्व घट गया, इसलिए हम कहते हैं कि इनका नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें राजन जो है बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने के अलावा वह क्या करने लगा, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, अनुष्ठान करने लगा, क्योंकि वह अपने शक्ति प्रदर्शन को दर्शाना चाहता था। तो राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने लगा। यज्ञ के द्वारा क्या करने लगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। ठीक है, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वह इन बड़े बड़े यज्ञों का संचालन करने लगा और इसमें पुरोहितों का जिसमें पुरोहितों को भरपूर दान दक्षिणा मिलती थी। जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ में आप जानते होंगे कि इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़े के वह घोड़ा जहाँ जहाँ विचरण करता था तो उसका शासन माना जाता था। जहाँ जहाँ वह निर्विरोध जाता था उस क्षेत्र में उस राजा का, घोड़ा छोड़ने वाले राजा का अधिकार माना जाता था। और जहाँ भी उस पर कोई उस घोड़े पर कोई नियंत्रण कर लेता था या उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो फिर राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो यह उसकी शक्ति का द्योतक होता था, किसकी, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का। इसके बाद राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ वह अपने राज्याभिषेक के दौरान करता था, जिसमें कि राजसूय यज्ञ में बहुत ही भव्य आयोजन होता था और इसमें बहुत राजा लोग भाग लेते थे और आम जनता भी इसमें भाग लेती थी।
ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि राजा ने यह रूप धारण किए और उसके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई। तो हम देखते हैं इसके अलावा राजा कर की व्यवस्था भी यहाँ शुरू हो गई। अब राजा निश्चित रूप से कर लेने लगा। हालांकि इसको बलि भी कहते थे, बलि उसी को भाग बोलते थे। ठीक, आगे चलकर यह कर जो है धार्मिक कर के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब हम मौर्य काल तक पहुंचते हैं। लेकिन अभी यह केवल भूमि कर मतलब कर ही होता था जो जनता द्वारा दिया जाता था। बस अंतर केवल इतना है कि यह बलि नामक कर जो है ऋग्वैदिक काल में जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में आते आते बलि या भाग जो है जनता से वसूला जाने लगा। कर के रूप में बलि भाग जो है कर के रूप में वसूला जाने लगा। कर के रूप में वसूला गया। बलि भाग क्या है? कर के रूप में वसूला गया। ठीक है। इसके अलावा राजा को क्या माना जाने लगा? देवताओं के समतुल्य माना जाने लगा। उसने अपना जो है शक्ति प्रदर्शन और इस प्रकार का भव्य उसने अपने भव्य व्यक्तित्व का निर्माण किया कि उसको देवताओं के समतुल्य माना जाने लगा। और ऐसा ही एक प्रतीक मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में एक राजा हुए परीक्षित और इनको क्या है? इनको राजा परीक्षित को जो है मृत्यु लोक का देवता माना गया। किसका? मृत्यु लोक का देवता। मृत्युलोक का देवता कहा गया। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर वैदिक काल में आते आते यह राजा जो है वह क्या हो गया? देवता के समतुल्य माना जाने लगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि जहाँ पर एक जनजातीय समूहों और कबीलों में विभाजित एक छोटा सा नेता उत्तर वैदिक काल में आते आते इतनी भव्य उपाधियाँ और इतना भव्य अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है और अपनी शक्तियों का भी विस्तार कर लेता है। तो इसी क्रम में उसकी उपाधियाँ हम देखते हैं कि वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपाधियाँ धारण करता है। तो हम देखते हैं कि जब वह राजा मध्य देश का राजा होता है, मध्य देश पर अधिकार करता है, तो वह राजा कहलाता है। इसके अलावा अगर वह दक्षिण पर अधिकार करता था तो वह भोज कहलाता था। ठीक, दक्षिण पर अधिकार करता था तो वह क्या कहलाता था? भोज कहलाता था। और वह पूरब पर अधिकार करता था, पूर्व दिशा में, तो वह सम्राट कहलाता था। इसके बाद पश्चिम में वह स्वराट कहलाता था। और यहाँ पर विराट। और जब वह पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था तो वह एक राट कहलाता था। एक राट, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। एक राट की उपाधि वह कब धारण करता था? जब वह चारों दिशाओं में अपने क्षेत्र को जीत लेता था, वह चारों दिशाओं का राजा बन जाता था, तो वह एक राट की उपाधि धारण करता था। इसके बाद हमने आपको बताया कि किस प्रकार जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं
कि प्रमुख रूप से वह जन कौन थे और किस प्रकार वह जनपद का निर्माण करेंगे। तो आपने 5 जनों के नाम आपको याद हो गए होंगे। तो उन 5 जनों में आपने पुरु का नाम पढ़ा था, पुरु प्लस भरत। पुरु और भरत मिलकर कौन बन गए, किस जनपद का निर्माण किया, कुरु का, कुरु जनपद का निर्माण किया। ठीक, कुरु जनपद का निर्माण किया। और इसके बाद क्रीवी प्लस तुर्वस, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्रीवी तुर्वस मिलकर क्या बने, पांचाल। पांचाल, क्रीवी तुर्वस मिलकर पांचाल बनते हैं। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली राज्य थे कुरु और पांचाल। पांचाल के राजा प्रवाहण जयवाली थे। प्रवाहण, पांचाल के राजा प्रवाहण जयवाली। और कुरु के कौन थे, कुरु के आपको हमने बताया था परीक्षित थे, राजा परीक्षित। इसके अलावा आरुणि, श्वेतकेतु और जनमेजय। ठीक, यह प्रमुख राज्य, 2 प्रमुख राज्य के राजा थे जिन्होंने यहाँ पर राज्य किया। और इनका राज्य बहुत भव्य शक्तिशाली कहा जाता है। इन राज्यों को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में कि यह राज्य बहुत सर्वश्रेष्ठ थे। इनके राजा, ये शासक बहुत ही प्रतापी शासक थे और यह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले शिष्टाचारी। ठीक है, इस प्रकार से उनको उपाधियां दी गई और उनकी बहुत ही प्रशंसा की गई कुरु और पांचाल राज्यों की। ठीक है, तो पांचाल राज्य में आज के कौन कौन से आते थे, पांचाल राज्य में बरेली, बदायूं, और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद पांचाल क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो यह पांचाल क्षेत्र में आते थे और यह राजा बहुत ही क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। इसके बाद आप देखते हैं इन राज्यों के अलावा आप देखते हैं कि कुछ प्रमुख राज्य और बने थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि केकय राज्य था। केकय, उत्तर वैदिक काल में केकय राज्य था। केकय के कौन थे, अश्वपति। केकय के अश्वपति। और वैदेह के जनक। इसके अलावा काशी के अजातशत्रु। ये कुछ प्रमुख राज्य थे। कौशल में मतलब कौशल राज्य भी इसमें प्रमुख राज्य था एक।
ठीक है। और 2 राज्य ऐसे थे जिनका ऋग वैदिक काल में तो उल्लेख ही नहीं मिलता, ठीक है। उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो वह राज्य थे मगध और अंग। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मगध और अंग, किन राज्यों का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। तो आपको बताना है कि मगध और अंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। मगध और अंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, ऋग्वेद में नहीं, ठीक, ऋग्वेद में नहीं है। तो यह उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख राज्य थे जिन्होंने जनपद का रूप धारण किया, मतलब जन से बड़े जनपद का आविर्भाव हुआ या विकास निर्माण हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो राजन थे उसके कुछ प्रमुख रत्निन थे। कौन थे? रत्निन थे, जिनकी सहायता से वह शासक बना और जिनकी सहायता से वह शासन का कार्य संचालित करता था। तो आप देखते हैं कि उसमें रत्निन जो राजा के प्रमुख सहयोगी होते थे, अधिकारी होते थे, मतलब कि राजा के अधिकारी, और जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे, राज परिवार के सदस्य होते थे, वो भी इस रत्निन में उत्तर वैदिक काल में शामिल हो गए। आपने ऋग वैदिक काल में देखा कि इसमें परिवार शामिल नहीं था। उसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि पुरोहित, सेनानी, रथकार, सूत, ये आपने देखे थे, कुछ प्रमुख रत्निन थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इसमें रत्नियों की संख्या बढ़ गई और इसमें राजा की रानियां और उनके उत्तराधिकारी ये भी शामिल हो गए रत्नियों में, और राजा की रत्नियों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और इनका प्रमुख योगदान होता था राजा को बनाने में और राजा को सहयोग प्रदान करने में, राजा को यहाँ तक कि पदच्युत करने में भी इनका प्रमुख योगदान होता था, जिनकी सहायता से वह अपना पद संभालता था। और रत्निन जो होते थे बहुत ही प्रमुख योगदान रखते थे, क्योंकि रत्निन से राजा जो है सहयोग की अपेक्षा रखता था। वह उसका जब अभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था, तो वह क्या करता था? रत्नियों के पास जाता था, रत्न हवि प्रदान करता था उन्हें, और साथ में बैठकर उनके साथ भोजन भी करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका पद कितना महत्वपूर्ण है। तो यह रत्निन प्रमुख कौन कौन थे आपने जानते होंगे। पुरोहित, सेनानी के अलावा, ये पुरोहित सेनानी तो ऋग वैदिक काल में भी थे, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में भी पुरोहित थे, सेनानी थे। तो पुरोहित, सेनानी, इसके अलावा महिषी जो राजा की पटरानी होती थी, महिषी, युवराज, इसके अलावा अक्षवाप, युवराज और अक्षवाप, भाग दुध। अक्षवाप था वह कर का अधिकारी था, ठीक है। और इसके अलावा भागदूत कौन था? भागदूत जो था वह राजा का सहयोगी था प्रमुख रूप से। तो आप देखते हैं कि यह कुछ प्रमुख रत्निन थे जिसमें कि आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और था पागालक, यह विदूषक था, यह अक्षवाप कर का अधिकारी थे। यह क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। भागदूत कर का अधिकारी, और यह जुए के, जब राजा जुआ खेलता था उस समय साथ रहता था, तो जुए का साथी, जब जुआ खेलता था राजा तो उसका सहयोगी होता था। और यह कर वसूल करता था, कर का अधिकारी।
कर संग्रह का अधिकारी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कर का अधिकारी अछवाप। ठीक है, तो यह कुछ आपके उत्तर वैदिक कालीन रत्निन, प्रमुख रत्निन थे जिनकी सहायता से राजा कार्य का संचालन करता था। इसके बाद आप देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था थी वह कर किससे प्राप्त होता था। ऋग वैदिक काल में तो सभी जनता देती थी जिसके पास जो था, क्योंकि इसमें कोई निर्धारित नहीं था कि किसी से लेना था। ठीक है, यह स्वेच्छा से था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूंकि सबको अनिवार्य रूप से कर देना था और यह लिया जाता था, वसूला जाता था, स्वेच्छा से नहीं रह गया, इसलिए इसमें निर्धारण हुआ कि यह कर कौन देगा। तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय यह कर देने से बाहर थे और इसमें जो वैश्य था उसको प्रमुख रूप से कर देना पड़ता था। इसलिए राजा का एक नाम क्या पड़ा, विषमत्ता। विषमत्ता राजा को क्या बोला गया, विषमत्ता। और वैश्यों का राजा का यह उपाधि है, क्योंकि वह विष से कर वसूलता था, इसलिए उसको विषमत्ता बोला गया। इसके अलावा वैश्यों को उपाधि मिली अनस्य प्रेष्य, अनस्य प्रेष्य। ठीक, अनस्य प्रेष्य एक उपाधि मिली उनको। और इसके अलावा अनस्य प्रेष्य अनस्य बलिकृत है, अनस्य प्रेष्य शुद्धों की उपाधि है। अनस्य बलिकृत, अनस्य बलिकृत और अनस्याध्य, अनस्याध्य यह इनकी वैश्यों की उपाधि थी, क्योंकि वह कर चुकाते थे और उन सारे करों का भार वैश्यों पर था। इसलिए वह बहुत ही इस समय बहुत ही परिश्रमी एक समुदाय था। और इसमें सूत्रों की स्थिति ऋग वैदिक काल की अपेक्षा दयनीय हो गई और उनको अनस्य प्रेष्य मतलब सबकी सेवा करने वाले ऐसी उपाधि प्राप्ति हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें राजनीतिक व्यवस्था में कि राजा को विषमत्ता बोला जाने लगा और जो वो थे वैश्य थे उन पर कर का बोझ जो है बढ़ने लगा और इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की यह कर व्यवस्था थी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की यह राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें कि कर का निर्धारण जो है हो गया, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं थी और राजा के अधिकार और राजा की शक्तियाँ भी बढ़ गईं, उसके उत्तरदायित्व भी बढ़ गए। अब वह केवल कबीले का नेता ना होकर एक बहुत बड़े क्षेत्र जनपद का नेता हो गया और इस प्रकार वह बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने लगा और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा, जिससे कि हमें प्रतीत होता है कि राजा के क्षेत्राधिकार बढ़ गए और यह जनपद जो है बड़े बड़े जनपद जो है बहुत ही साम्राज्य का विस्तार करके वहाँ की जनता जो है इससे उनको लाभ हुआ और उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान हुई। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था आपने आज अध्ययन किया, जिसमें कि आपने समझा कि ऋग वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की समानांतर व्यवस्था में क्या प्रभाव, क्या परिवर्तन हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। और आगे की क्लास में इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे।